नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं बी एल माली एक बार फिर आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, हम इतिहास सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने इतिहास का परिचय देख लिया है और पाषाण काल की शुरुआत कर ली थी। इतिहास का विभाजन पढ़ते हुए हम पाषाण काल का विभाजन कर चुके थे, है ना, पिछली क्लास में। और पाषाण काल का जो विभाजन था वो उपकरणों के आधार पे था और कौन कौन से उपकरण किस काल के थे ये मोटे तौर पर हमने कल देख लिया था। और बस उसी कड़ी में आज की जो क्लास होगी वो पुरा पाषाण काल से होगी, है ना। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस परंपरा में हम इसी अगली कड़ी में पुरा पाषाण काल का जो विभाजन हमने कल किया था उसको आज डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो आप भी हेडिंग दे दीजिए और मैं भी हेडिंग दे देता हूं, ठीक है। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, है ना। इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? पैलियोलिथिक एज, है ना। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल में हम प्यारे साथियों क्या देखने वाले हैं? देखिए, पुरा पाषाण काल में हम सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका एक परिचय देखेंगे कि इसका क्या परिचय होगा। परिचय में हम बेसिक बातें देखेंगे। इसकी परिचय देखने के बाद हम देखेंगे पुरा पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, ठीक है। विशेषताएं देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। और तीसरा जो इसका पोर्शन रहेगा वो रहेगा पुरा पाषाण काल का विभाजन, ठीक है। पुरा पाषाण काल का विभाजन, ठीक है। तो कल हमने इसका विभाजन मोटे तौर पे देख लिया था। विभाजन 3 भागों में बांट रखा है और उसके कुछ उपकरणों के नाम भी हमने कल देख लिए थे, ठीक है। तो हम सीधा इसके परिचय पे आते हैं कि पुरा पाषाण काल के परिचय में हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों बड़े गौर से सुनना। जो पुरा पाषाण काल है, देखिए पाषाण काल की शुरुआत कब होती है भारत में, है ना। मैं आपको बताऊं, जो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी को हम 5 महाकल्पों में बांटते हैं, है ना। 5 महाकल्पों में बांटते हैं और इसको युगों की बात करें तो 4 युगों में बांटते हैं और कल्पों की बात करें तो इसको 18 कल्पों में बांटते हैं, है ना। महाकल्प को एरा बोलते हैं और जो युग होता है उसको अंग्रेजी में इपोच बोलते हैं, इपोच। और जो कल्प होता है, कल्प या शक, उसको हम पीरियड बोलते हैं। ये वैसे ज्योग्राफी का विषय है, यहाँ से इतिहास का ये जो टॉपिक है इतिहास के सिलेबस में नहीं है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पाषाण काल की शुरुआत है वो ये जो महाकल्प है वो चौथे महाकल्प में, जो चौथे नंबर का महाकल्प आता है जिसको हम बोलते हैं सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक महाकल्प में। और पहली बार हमें मानव के साक्ष्य मिले थे अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। मानव के साक्ष्य कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में मिले थे। और भारत की बात करें तो भारत में 5वें महाकल्प में सीनोजोइक एरा में हमें मनुष्य के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। तो उनको हम, वो जो मनुष्य था, वो जो मनुष्य के अवशेष प्राप्त हुए वो इस ही काल के थे, पुरा पाषाण काल के थे, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं पहले परिचय। आप हेडिंग जमाइए यहाँ पे परिचय, ये जो मेरा हेडिंग जमा हुआ है मेरा, तो आप हेडिंग जमाना और इसमें मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मैं बात करूं, एक फैक्ट लिख देता हूं पहले, फिर समझाऊंगा आपको ना। ये जो संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण
पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को 5 महाकल्प, 5 महाकल्प, महाकल्प को अंग्रेजी में एरा बोलते हैं, है ना। 5 महाकल्प, 4 युग, युग को इपोच बोलते हैं, EPOCH, इपोच, वे 18 कल्प, 18 कल्प, कल्प को शक भी बोलते हैं, शक, और अंग्रेजी में इसको पीरियड बोलते हैं, PERIOD, है ना, PERIOD, पीरियड। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को 5 महाकल्प, 4 युग व 18 कल्प में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, यह है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जो आप भूगोल में पढ़ोगे। इतिहास में यहाँ पे ज्यादा पढ़ने का नहीं है, बस आप थोड़ा सा रट्टा मार लेना, मैं बस समझाने का आपको हल्का सा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखो इसका मामला कैसे है ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए ये पूरा महाकल्प है ना, ये क्या है, महाकल्प है, ये है महाकल्प, मैं यहां पे लिख देता हूं महाकल्प, महाकल्प। ये कितने हैं, 5 हैं, ये एरा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एरा। ये कितने हैं, 5, है ना। अब महाकल्प के अंदर आता है युग, यानी कि महाकल्प बड़ा होता है, युग उससे छोटा होता है ना। युग इसके अंदर आता है, युग। ये युग कितने हैं, युग हैं 4, है ना, युग कितने हैं, 4 हैं। ये है युग, ठीक है, युग कितने हैं, 4। युग को जो अंग्रेजी में बोला जाता है, युग को अंग्रेजी में इपोच बोला जाता है, इपोच, है ना, इपोच। और ये हैं 4, ठीक है। और इसके अंदर आएगा फिर शक या कल्प, शक या कल्प, है ना, जो कि कितने हैं, शक या कल्प 18 हैं, ठीक है। शक या कल्प ये हैं, इनको पीरियड बोलते हैं अंग्रेजी में, PERIOD, पीरियड। ये कुल 18 हैं, ठीक है। तो कई बार हमारा जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, अब हम यहां पे लिखें कि मानव की आखिर उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। कई बार पूछते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी, किस युग में हुई थी, या मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी, ये सवाल बनता है। ये सवाल समझाने के लिए ही मैंने ये आपको लिखा है, बस इतना सही मानना। इतिहास में जितना पूछा जाता है वो इतना पूछा जाता है, मैं अभी बताता हूं आपको। देखो, मैं यहाँ पे एक हेडिंग जमाता हूं, मानव की उत्पत्ति, है ना, मानव की उत्पत्ति। देखो, मानव की उत्पत्ति कब हुई, है ना। मानव की उत्पत्ति के संबंध में हम देखेंगे, एक तो विश्व के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में, है ना, मानव की उत्पत्ति। तो प्यारे साथियों, ये देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है, ये इसमें जानना है। तो देखिए, कब हुई थी विश्व में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति, तो मैं यहां पे लिख दूं, विश्व में सर्वप्रथम मानव की जो उत्पत्ति हुई वो हुई थी हमारे महाकल्प की बात करें तो महाकल्प आ जाएगा सीनोजोइक महाकल्प, है ना, सीनोजोइक महाकल्प, ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। कोई आपसे पूछे विश्व में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो सीनोजोइक महाकल्प में हुई। यदि कोई पूछे आपसे किस युग में विश्व में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई, तो उसमें युग देना है हमको तृतीय युग में, है ना, तृतीय युग में। तो इसमें हम दे सकते हैं तृतीय युग,
तृतीय युग, है ना, तृतीय युग में हुई। अब पूछे कल्प या महाकल्प पूछे तो वो आ जाएगा हमारा प्लायोसीन कल्प, है ना, प्लायोसीन कल्प। प्लायोसीन कल्प या शक में, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे विश्व के संदर्भ में। कोई आपसे पूछे कि मानव की उत्पत्ति किस कल्प या शक में हुई तो प्लायोसीन कल्प में हुई। कोई पूछे किस युग में हुई तो तृतीय युग में हुई। कोई पूछे किस महाकल्प में हुई तो सीनोजोइक महाकल्प में हुई, ठीक है। महाकल्प को एरा, युग को इपोज और कल्प या शक को पीरियड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब पूछे भारत में सर्वप्रथम मानव की जो उत्पत्ति मिलती है वो किस महाकल्प में मिलती है, किस एरा में मिलती है, किस इपोज में मिलती है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, है ना, भारत में सर्वप्रथम। देखो भारत में सर्वप्रथम कब हुई इसका मैं बताऊं आपको। भारत में सर्वप्रथम पूछे कोई आपसे तो नियोजोइक तो महाकल्प है। कौन सा है? नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। और यदि कोई पूछे युग पूछे तो चतुर्थ युग, चतुर्थ युग, ठीक है। और यदि कोई कल्प या शक पूछे तो वो हो जाएगा हमारा प्लिस्टोसीन कल्प में, है ना, प्लिस्टोसीन कल्प या शक में, प्लिस्टोसीन कल्प या शक में, ठीक है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मानव की उत्पत्ति विश्व के संदर्भ में पूछे, कोई कल्प में पूछे, महाकल्प में पूछे या युग में पूछे, आपको आंसर दे देना है। भारत के संदर्भ में पूछे तो भी आपको आंसर दे देना है, ठीक है। यहां से सवाल जो बनता है ना वो इतना ही बनता है बस, इसमें ज्यादा इनके भाग पढ़ने की जरूरत अपन को नहीं है। ज्योग्राफी जिसका कोई पर्सनल विषय हो तो वो इनके भाग अवश्य पढ़े ताकि इनको ये जो मैटर है और भी अच्छे तरीके से समझने में आसानी रहेगी। वरना आपने तो ये रट्टा मार के रखना कि विश्व में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति पूछे या पाषाण काल की शुरुआत पूछे, क्योंकि मानव की उत्पत्ति पाषाण काल से, मानव की उत्पत्ति के बाद पाषाण काल ही आया था। यानी कि मानव ने सर्वप्रथम पत्थर को ही अपना मतलब औजार वगैरह जो बनाए थे पत्थर के ही बनाए थे सबसे पहले, इसलिए पाषाण काल कहें या मानव की उत्पत्ति कहें, दोनों में से कैसे भी सवाल घूम के आए, विश्व में सर्वप्रथम पूछे या भारत में सर्वप्रथम पूछे, आपको ये जवाब दे देने हैं। और मैं बात करूं विद्यार्थियों इनके दोनों के समय की, तो ये जो विश्व में जो ये जो साक्ष्य मिले थे मानव के या पाषाण काल का शुरुआत जो विश्व में हुई वो आज से करीब 1 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, है ना। और जबकि भारत में जो मानव की जो शुरुआत हुई वो हुई थी लगभग आज से 10 लाख वर्ष पहले, है ना। तो मैं एक समझ के लिए, आपकी समझ के लिए यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 1 करोड़ वर्ष पूर्व, 1 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। ये विश्व के संदर्भ में है ना पूरा, मैंने ये तो जगह थी इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं वहां पे, और भारत के संदर्भ में जो है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक बेसिक सा परिचय हो गया कि पाषाण काल की शुरुआत भारत में कब से होती है। आज से करीब 10 लाख वर्ष पूर्व होती है, किस महाकल्प में होती है, किस युग में होती है और किस कल्प में होती है। प्यारे विद्यार्थियों आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, इनको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, कई बार यहां से सवाल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक परिचय पूरा पाषाण काल का
हो गया है। अब हम प्यारे साथियों पुरापाषाण काल की विशेषताओं पे आते हैं, है ना। ये जो विशेषताएं हैं इन पे आते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया, तो मैं इसको आप उतार लीजिए, मैं ये स्लाइड बदल देता हूं, ठीक है। प्यारे साथियों मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। मैं आपको बता दूं रोज की क्लास आप रोज तैयार करते जाएं ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना रहे और ये लोड ना पड़े। बाद में क्या होता है ना कि हम जब ये सोचते हैं कि लास्ट में रिवीजन कर लेंगे या लास्ट में क्लासें देख लेंगे तो फिर बहुत अधिक क्लासों का लोड हो जाता है, तो फिर हम पढ़ नहीं पाते, उस तरीके का रिवीजन हो नहीं पाता जिस तरीके की रिवीजन की आवश्यकता होती है ना। कम से कम 700 घंटे की क्लास आएंगी, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के कंप्लीट सिलेबस के लिए। इसलिए बेहतरीन तरीके से आपको रजिस्टर बनाना है, अभी से लगातार जुट जाना है ना। अगस्त से अपन क्लासों की जो संख्या है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। देखिए आप हेडिंग डाल दीजिए विशेषताएं, पुरापाषाण काल की विशेषताएं। देखो पुरापाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको बता दूं, मैं भी हेडिंग डाल देता हूं विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए प्यारे साथियों इस समय का जो मानव था एकदम यायावर टाइप का मानव था, भटकता हुआ मानव था, एकदम कोई न स्थायी आवास था, न कपड़े पहनना जानता था, न उसका कोई समाज था, न कोई परिवार था और खाना बदोश जीवन जीता था, एकदम भटकता रहता था इधर से उधर, बस कुछ पता नहीं था उसको। और जो भोजन करता था, भोजन भी वो आखेटन के द्वारा करता था, बस शिकार के द्वारा, है ना। कोई भी जानवर को मारा, काटा पीटा, कच्चा मांस खा जाता था। आग का प्रयोग करना ये नहीं जानता था अभी, है ना। इस प्रकार का मानव था, खाना बदोश था। कहने का मतलब खाद्य संग्राहक जरूर था लेकिन खाद्य उत्पादक नहीं था, यानी कि उत्पादन नहीं करता था, कृषि से परिचित नहीं था, है ना। और किसी प्रकार का मतलब इसके पास न तो कोई परिवार था, न समाज था, न कोई स्थायी आवास था, कुछ नहीं था, एकदम भटकता हुआ मानव था, खाना बदोश मानव था, बिल्कुल एकदम बर्बर था, है ना। यही सारी विशेषताएं हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं क्या क्या विशेषताएं थी प्यारे साथियों। पहली विशेषता की मैं बात करूं, देखो सबसे बड़ी विशेषता पुरापाषाण काल की क्या है कि इस काल में उपकरणों का औजार एक क्रांति के रूप में माना जाता है, क्योंकि पहली बार मानव ने कम से कम उपकरण बनाना सीखा। वरना पाषाण काल से पहले का जो मानव था, मानव क्या था, वो एक तरीके से बंदर और वानर, चैंपांजी और ओरंगटन, कपी, इस टाइप का जो जानवर था, उसी का विकसित रूप जो था वो पुरापाषाण काल का मानव था, है ना। यानी कि पुरापाषाण काल के मानव का यदि हम अतीत देखना चाहें तो वो एक बंदर के रूप में ही था, उसमें और बंदर में कोई फर्क नहीं था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे बड़ी बात जो थी इस काल की वो थी मानव के द्वारा पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जाना एक क्रांति थी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे साथियों। देखो क्रांति क्या होती है, क्रांति हमने इसको क्यों लिखा है, क्रांति का मतलब कोई लड़ाई झगड़े शोर शराबे से नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, बिना प्लान के परिवर्तन हो जाए, आकस्मिक परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं क्रांति, है ना। पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएं, उसको कहते हैं क्रांति। तो क्योंकि यहां से जैसे ही पाषाण उपकरण बनाया तो पाषाण उपकरण कोई बंदर नहीं बना सकता, पहली बार मानव रूप आया और उसने पाषाण उपकरण बनाए। तो कई बार इंटरव्यू में, साक्षात्कार में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पाषाण काल की हमें क्या देन है, तो हम वहां पे ये बताते हैं कि पाषाण काल एक ऐसा काल है जब मानव ने और अपनी बर्बरता को छोड़कर और जीवन की ओर संघर्ष किया, जीवन जीने की कला सीखी,
पहली बार उपकरण बनाना सीखे, ये हमारे अतीत के लिए एक गौरवशाली पल के रूप में हम उसको कह सकते हैं ना, ऐसा हम जवाब दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार उपकरणों का निर्माण किया जाना। इस काल का जो मानव था वो नेग्रिटो जाति का था, है ना। दूसरे पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं इस काल का मानव नेग्रिटो प्रजाति का था, ठीक है, नेग्रिटो प्रजाति का था। और क्या विशेषता थी? एकदम खानाबदोश जीवन जीता था, स्थायी आवास नहीं था, ऐसे लिखते हैं, स्थायी आवास नहीं था, स्थायी आवास नहीं था। आखेटन करता था, आखेटन का मतलब होता है शिकार करने जाता था, शिकार, है ना। आखेटन करता था और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था, है ना। यानी कि खानाबदोश इंसान था, खानाबदोश, बर्बर, है ना, आदिवासी था, खानाबदोश था, बर्बर था, आदिवासी था, घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। वैसे शब्द बदलते हैं, भाव वही रहने चाहिए बस, ठीक है। और क्या विशेषताएं थी इस काल के मानव की? और विशेषताओं पे हम जाएं तो पशुपालन, कृषि से अपरिचित था, है ना, कृषि व पशुपालन से अपरिचित था, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि परिवार समाज जैसी संस्थाओं से अपरिचित था, है ना, अपरिचित था, ठीक है। और हम लिख सकते हैं मृद भांडों से भी अपरिचित था, ध्यान रखना, अभी तक यहाँ पे बर्तन नहीं बनाना जानता था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मृद भांड, बर्तन, है ना, मृद भांड, बर्तन आदि से अपरिचित था। देखो, आग के बारे में ये कहा जाता है कि आग से परिचित था, लेकिन कच्चा मांस खाता था, ऐसा भी लिखा मिलता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि देखो, आग से परिचित तो था लेकिन कच्चा मांस खाता था, इसका मतलब ये है कि आग का उपयोग करना यह नहीं जानता था, है ना। देखो, इसमें क्या, कई मैंने किताबें देखी तो कई किताबें ये लिखती हैं कि आग से परिचित इस काल का मानव नहीं था, लेकिन कई किताबें ये लिखती हैं कि आग से परिचित था। अब जिसमें ये लिखा है कि आग से परिचित इस काल का मानव था, उसी पुस्तक में ये भी लिखा है कि इस काल का मानव कच्चा मांस खाता था। तो इन बातों से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि देखो, कच्चा मांस खा रहा है, इसका मतलब ये है कि आग से परिचित तो इसको हो गया था, लेकिन इस काल के मानव ने आग का प्रयोग नहीं किया था, है ना। तो ये बात बड़ी ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं,
7वें पॉइंट पे कि कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता खाता था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि, इससे अनुमान लगाया जाता है कि आग का प्रयोग नहीं किया था, आग का प्रयोग इस आग का प्रयोग इस काल के मानव ने, इस काल के मानव ने, इस काल के मानव ने नहीं किया था, इस काल के मानव ने नहीं किया था, पर शायद आग से परिचित हो गया था, आग से परिचित हो गया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार की विशेषताएं थी। इसमें और भी खूब सारी विशेषताएं मिल सकती हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इस काल का जो मानव था खानाबदोश था, बर्बर था, यायावर था, भटकता रहता था, उत्पादक नहीं था, केवल संग्राहक था, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं 8वें पॉइंट के रूप में। देखो, उत्पादक नहीं था, है ना, अपने भोजन का उत्पादन नहीं करता था, उत्पादक नहीं था, लेकिन केवल संग्राहक था, केवल संग्राहक था। यानी कि कोई मांस का टुकड़ा, जैसे जानवरों को मार कर खाता था और किसी जानवर को मारा, उसका मांस खा लिया, कुछ मांस का टुकड़ा बच गया तो उसको ये रख लेता था, बस इतना सा था, है ना। तो उसके लिए लिखा है कि उत्पादक नहीं था। उत्पादक यानी कोई खेती बाड़ी वगैरह करके अपना भोजन तैयार नहीं करता था, कंदमूल फल खाता था या फिर मांस वगैरह खाता था, और केवल संग्राहक था। ठीक है, और आवास वगैरह नहीं था इसका ना, आवास वगैरह नहीं था, केवल यहाँ पे लिखा ना स्थायी आवास नहीं था, आखेटन वगैरह करता था बस। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई इस काल की। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे विशेषताओं को। सॉरी, ठीक है प्यारे साथियों, आप इनकी विशेषताओं को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके विभाजन के ऊपर। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए बढ़िया से, मैं साइड में हो गया हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इस काल के विभाजन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, कल हमने विभाजन पढ़ लिया था। इसको भी यानी पुरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, वो भी पाषाण उपकरणों के आधार पर बांटा था, पाषाण उपकरणों के आधार पर बांटा था। और वो जो आधार था उसका, पाषाण उपकरणों का आधार था, उसके आधार पर बांटा था। कारण क्या था कि इसका जो काल है वो कितना था, 1,90,000 वर्ष का काल था। इसलिए इसके जो प्रारंभिक काल था और अंतिम काल था उसमें काफी सारी विशेषताएं बदल गई थी, है ना, सामाजिक राजनीतिक, वो हम विशेषताओं में आगे देखने वाले हैं क्या क्या बदली थी। तो उस हिसाब से हम इसका विभाजन करते हैं, वरना जो मध्य पाषाण काल आएगा और नव पाषाण काल आएगा उसका विभाजन हम नहीं करते, है ना। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, विभाजन, विभाजन। ठीक है, तो विभाजन जो किया गया था, विभाजन देखो 1970 में एडवर्ड लार्टेट ने इसका विभाजन किया था। किसके आधार पे, पाषाण उपकरणों के आधार पर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में पुरा पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल का विभाजन का, विभाजन, सॉरी, पुरा पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल का पहली बार विभाजन, पुरा पाषाण काल का पहली बार
विभाजन एडोर्ड लार्टेट ने एडोर्ड लार्टेट ने किया था। एडोर्ड लार्टेट ने प्राप्त उपकरणों के आधार पर किया था। प्राप्त उपकरणों के आधार पर किया था, है ना। प्राप्त उपकरणों के आधार पर किया था, ठीक है। प्राप्त उपकरणों के आधार पर किया था, जो कि निम्नलिखित है, जो कि निम्नलिखित है ना। कौन कौन सा है इसमें हम एक नंबर पे डाल देंगे निम्न पुरा पाषाण काल, है ना। निम्न पुरा पाषाण काल, है ना, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, है ना। कल हमने किया था ये विभाजन, कल हमने यहां तक कर लिया था ना, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, है ना। तीसरे नंबर पे हम डालेंगे उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, है ना। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए निम्न पुरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, और इसके बारे में अब आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके हम उपकरण कल हमने थोड़े थोड़े से देख लिए थे, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। आप ये हेडिंग डाल दीजिए, निम्न पुरा पाषाण काल हेडिंग डाल दीजिए और फिर उसमें लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। मैं इसको क्या मैं ये हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है। हेडिंग क्या मैं इसमें लिखना प्रारंभ करता हूं, आप इसमें लिखिए, ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल। तो प्यारे साथियों देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल जो है, इसके हमारे पूरे भारत में और विभिन्न स्थानों से इस काल के उपकरण हमको मिलते हैं, और इस काल के उपकरणों को हम दो भागों में, दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। इस काल के उपकरणों को भी हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, इस काल के साक्ष्य, इस काल के उपकरण ही लिख लेंगे, क्योंकि साक्ष्य तो क्या उपकरण ही थे। इस काल के उपकरण, वैसे उपकरण साक्ष्य ही होते हैं ना। इस काल के उपकरण संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों से मिलते हैं, विभिन्न स्थानों से मिलते हैं, विभिन्न स्थानों से मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख इस काल के उपकरण जो मिलते हैं, उन स्थानों को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं जिनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं, है ना। जिनको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। देखिए दो भाग कौन कौन से हैं। पहला हम लिखेंगे चापर चापिंग टेबुल संस्कृति। क्या है? चापर चॉपिंग भी पढ़ते हैं इसको, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है। एक तो हो गया ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरा हो जाएगा हमारा
दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं हैंड एक्स संस्कृति, है ना, हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से निम्न पुरापाषाण काल के भी उपकरणों को जो हमें मिलते हैं विभिन्न स्थानों से, उन स्थानों को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। वो दो प्रमुख भाग है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, तो अब आइए साथियों, इनके बारे में अब हम जानते हैं कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहां से मिले हैं और हैंड एक्स संस्कृति के कहां से मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसके जो हमको उपकरण मिलते हैं वो सर्वप्रथम ये उपकरण हमको जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो सोहन नदी घाटी है वहां से मिलते हैं, है ना, सोहन नदी घाटी से। इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका यहां पे लिख देता हूं आगे इसके संबंध में। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, इस संस्कृति के इस संस्कृति के उपकरण, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, पंजाब, इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोहन नदी घाटी से ये उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। अब मैं आपको बता दूं चापर क्या है, चापिंग क्या है, पेबुल क्या है ना। तो पेबुल सबसे पहले मैं बताऊं, पेबुल के बाद चापर और चापिंग बताएंगे। कल एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो भी मैं यहाँ पे आपको समाधान करवाऊंगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चापर क्या था, चापिंग क्या था, इसको हमने उल्टा कर दिया था। पहले तो मैंने सही लिखा था लेकिन बाद में उल्टा कर दिया था। जैसे जो चापर था इसको मैंने पहले गंडासा लिखा था लेकिन बाद में खंदक कर दिया था, जबकि ये गंडासा होता है। और चापिंग जो है ये खंदक होता है, इसको मैंने गंडासा कर दिया था। अभी इसको ठीक करवाते हैं। तो पहले मैं पेबुल समझा दूं आपको, पेबुल क्या होते हैं। देखिए साथियों, पेबुल क्या होते हैं, एक मिनट, सॉरी, दरअसल गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। ठीक है, तो देखो मैं बताऊं आपको पेबुल क्या होता है। ये पेबुल देखो, जब नदी जो बहती है ना, नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद वो अपने साथ में लेके जाती है। उन अवसादों में पत्थर के कुछ टुकड़े भी होते हैं, है ना। तो वो पत्थर के टुकड़े उस नदी में जब लगातार बहते हैं तो वो बिल्कुल गोल मटोल बन जाते हैं, बहुत चिकने बन जाते हैं, है ना। उन चिकने पत्थरों को ही हम पेबुल कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बार हम जब बोरिंग करवाते हैं तो बोरिंग में जब हम देखते हैं वहां से नीचे से गोल मटोल पत्थर निकलते हैं, बिल्कुल गोल पत्थर रहते हैं, बहुत ही चिकने पत्थर रहते हैं, जैसे उनकी मानो किसी ने घिसाई की हो बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, बिल्कुल गोल मटोल रहते हैं। उन पत्थरों को ही हम पेबुल कहते हैं। बट्टी कासम भी इन्हीं को ही बोलते हैं ना। तो पेबुल क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पेबुल। ठीक है, आप नीचे हेडिंग जमा के लिख लेना, मेरे तो क्या जगह का अभाव रहता है तो मैं थोड़ा यहीं पे लिख रहा हूं। जैसे पेबुल, यहां पे मैं लिख रहा हूं वे पत्थर के टुकड़े, वे पत्थर के टुकड़े, वे पत्थर के टुकड़े जो जो नदी की धारा
के साथ बहकर, धारा के साथ बहकर पॉलिश जैसे बन जाते हैं, उन्हें पेबुल कहा जाता है। पेबुल या बटीकास्म भी इसको कहा जाता है, बटीकास्म, है ना, बटीकास्म कहा जाता है। ठीक है, पेबुल आप समझ गए होंगे, कुछ इस प्रकार के ऐसे दबे हुए रहते हैं, ऐसे, है ना, हाइपरबोला की तरह होते हैं, ऐसे दबे हुए रहते हैं, काफी चिकने होते हैं ये। बिल्कुल आपने देखा होगा जब बोरिंग हम करवाते हैं तो नीचे से जो कचरा, वो पानी वगैरह और मिट्टी वो सब लेके आती है ना, उसमें जो वो गोल गोल पत्थर निकलते हैं, बहुत चिकने होते हैं, उन पत्थरों को ही हम पेबुल कहते हैं ना। और इस पेबुल से क्या करते थे, वो पेबुल के टुकड़े किए दो, और दो टुकड़े करके एक साइड जो धार आ जाती थी उस पत्थर में, एक साइड धार वाला जो पत्थर था वो पत्थर चापर कहलाता था, एक साइड धार वाला पत्थर। जैसे ये पत्थर है, मान लो इस पत्थर को हमने बीच में से काट दिया, मान लो बीच में से ये टुकड़े कर दिए इसके, है ना, दो टुकड़े कर दिए, दो पत्थर बन गए। तो ये जो एक साइड का हिस्सा है ये वाला, जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाला जो हिस्सा है ये तेज धार होगी, यहाँ की कैसी होगी, ये तेज धार होगी, है ना, क्या होगी, तेज धार होगी, एक साइड ही तेज धार होगी। अब ये एक साइड तेज धार वाला जो पत्थर है, ये जो टुकड़ा है पत्थर का, ये ही चापर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चापर कहलाएगा, है ना, चापर। और चापर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चापर को गंडासा कहते हैं, है ना, चापर को हम गंडासा कहते हैं। ठीक है, तो ये गंडासा हुआ और ये भी गंडासा हुआ, समझ गए होंगे आप। ये दोनों क्या है, चापर हुए, चापर, है ना। कल की जो क्लास थी उसमें आप ठीक कर लेना, चापर को मैंने गलती से खंदक लिख दिया है। शुरुआत में तो गंडासा ही लिखा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा तो मुझे गलती हो गई थी, है ना। तो चापर को आप गंडासा कर देना, ठीक है। और अब देखो, इस पत्थर को बीच में से टुकड़ा करके तो ये चापर बन गया। फिर ये चॉपिंग क्या है, चॉपिंग क्या है, मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर में से वो लोग क्या करते थे, जैसे ये पत्थर मान लेते हैं, इस पत्थर में से वो यहां से इसको काट दिया और यहां से काट दिया। ये दोनों हटाने के बाद ये जो नया पत्थर बनेगा, ये किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, है ना, ये इस प्रकार का बनेगा। तो इसमें यहां भी तेज धार है और यहां भी तेज धार है। क्या है, तेज धार है ना, ये तेज धार है ना, सॉरी, तेज धार, यानी कि दोनों साइड तेज धार हो, वो क्या कहलाता है, चॉपिंग कहलाता है ना। दोनों साइड तेज धार वाला चॉपिंग कहलाता है, और इस चॉपिंग को हिंदी में बोलते हैं खंदक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चॉपिंग, ये हो गया चॉपिंग, है ना, चॉपिंग, इसको बोलेंगे खंदक, खंडक। ठीक है, इसको हम खंडक बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे चापर क्या है, चॉपिंग क्या है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, गंडासा या चापर जो है एक साइड धार वाला पेबुल चापर कहलाता है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप नीचे लिखना, एक तरफ तेज धार वाला पेबुल, एक तरफ तेज धार वाला पेबुल क्या कहलाता है, चापर कहलाता है, चापर कहलाता है ना। एक तरफ तेज धार वाला पेबुल या पत्थर का टुकड़ा क्या कहलाता है, चापर कहलाता है। ऐसे चापिंग को मैं लिखूं तो चापिंग क्या है, दोनों तरफ तेज धार वाला, है ना। यहां पे लिख सकते हैं हम, दोनों तरफ तेज धार वाला, दोनों तरफ तेज धार वाला पेबुल। पेबुल क्या होता है, एक पत्थर का टुकड़ा, क्या कहलाता है ये, दोनों तरफ तेज धार वाला
पत्थर दोनों तरफ तेज धार वाला पेबुल चॉपिंग कहलाता है, चॉपिंग कहलाता है, ठीक है, चॉपिंग कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब चापर, चापिंग, पेबुल तीनों के बारे में और इस संस्कृति के बारे में बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। पहली बार ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सोहन संस्कृति कहते हैं। और चापर, चापिंग, पेबुल क्यों कहते हैं ये भी आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है चापर, चापिंग। यहां से सवाल लगभग पूछे जाते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। ये जरूर पूछा जाएगा, ये कंसेप्ट आपके लिए रखना है। और मैं बता रहा हूं, इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत कम किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, बिल्कुल देखो कितने पसीने आ रहे हैं, तो इस मेहनत का फल आप जरूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, चापर वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मान के चलना, इससे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हैंडेक्स संस्कृति की हम बात करते हैं। तो ये जो हैंडेक्स संस्कृति है, ये संस्कृति हमें सबसे पहले इस संस्कृति के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं दक्षिण भारत में, जो मद्रास है, मद्रास के एक जगह है बदमदुरै और एक स्थान है अतिरप्पक्कम। वहां से वहां से हमको एक कुल्हाड़ी मिली थी, हस्त कुठार मिला था ना, तो इसलिए उसको हम हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं हैंडेक्स संस्कृति। आप हेडिंग जमाना, इसके नीचे जो आप लिख रहे थे उसके नीचे हेडिंग जमाना हैंडेक्स संस्कृति, और फिर उसमें लिखना हैंडेक्स संस्कृति में, ठीक है। तो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, यहां से लिखना प्रारंभ कर रहा हूं, ठीक है, हैंडेक्स संस्कृति को। इसके सर्वप्रथम उपकरण, इसके सर्वप्रथम उपकरण मद्रास प्रांत के बदमदुरै व अतिरप्पक्कम, अतिरप्पक्कम से प्राप्त होते हैं, है ना। यहां से क्या मिली है, कुल्हाड़ी मिली है ना, यहां से कुल्हाड़ी मिली है ना, कुल्हाड़ी मिली है, इसलिए इसका नाम हैंडेक्स संस्कृति ही कहते हैं, या इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये हैंडेक्स संस्कृति हो गई। इसमें जो उपकरण थे वो कोर व फ्लेक प्रणाली द्वारा बनाए जाते थे। एक फैक्टर और लिख देते हैं, इसमें उपकरणों का निर्माण कोर व फ्लेक प्रणाली द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि ये जो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण थे
वो हमें दो प्रमुख उनके उपकरणों के जो स्थान है उनको हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं, एक चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और एक हैंडेक संस्कृति। आपको पता होगा चापर चापिंग पेबुल संस्कृति जो है ये सोहन नदी घाटी से प्राप्त होती है। सोहन नदी घाटी उत्तरी भारत में पड़ती है, यानी भारतीय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ती है, पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये तो हो गया एक तो उत्तर वाला हिस्सा, और हैंडेक संस्कृति जो कि मद्रास में पाई जाती है, तो ये हो गया दक्षिणी भारत का हिस्सा। तो हम कह सकते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लगभग दो हिस्सों में बांट के और ये हम पढ़ते हैं, है ना। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, और आप इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टॉपिक पढ़ा दिया इतना डिटेल में पढ़ाया है कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम हो, कितनी बड़ी एग्जाम हो, नेट का हो चाहे प्रोफेसर का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, आसानी से आप यहाँ से इस मैटर को याद करके परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये पुरापाषाण काल पूरा नहीं हुआ है। पुरापाषाण काल में हमने केवल उपकरण पढ़े हैं। अब इसकी हम इसके प्रमुख स्थल देखेंगे और उन स्थलों से हमको क्या क्या मिला है वो सब कुछ देखेंगे। इसकी विशेषताएं आएंगी, अभी तो अभी इसमें समय लगेगा ना, फिर हम इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से आप अध्ययन करते रहिए। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, और कमेंट वैसे भी करना कि आपको कैसी ये क्लास लग रही है, और अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास का आप इंतजार रखना। धन्यवाद।